फ्रेंड्स, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर, भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शिव ने गौरी से कहा कि माना के कपड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व को जानने का पहला चरण हमारा पहनावा ही होता है। गौरी शिव की बातों और उसके कपड़ों की पसंद से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। अब आगे बड़ा शहर, बड़े मॉल, तरह तरह के लोग गौरी के मन में घबराहट पैदा कर रहे थे तो रोमांचित भी कर रहे थे। शिव का साथ उसका मनोबल बढ़ा रहा था। उसकी क्लासेस फिर शुरू हो गई। शिव छोड़ने जाता और लेकर भी आता। एक हफ्ता यूं ही गुजर चुका था। गौरी को इस बीच कड़वे अनुभव भी हुए। उसके क्लास में कई विद्यार्थी अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छे थे, किसी भी टॉपिक को जल्दी समझ जाते। गौरी को बार बार पूछना पड़ता और समझने में भी समय लगता। शिव घर पर उसकी बहुत मदद करता और इसीलिए उसे उस माहौल में व्यवस्थित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हाँ, क्लास में कुछ लोग उसे गांव वाली कहकर चिढ़ाते भी थे। गौरी को बुरा तो लगता, मगर फिर वो अपना ध्यान पढ़ने में लगा लेती। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन क्लास में कुछ लड़कों ने हद पार कर दी। उन्होंने गौरी को हाथ लगाकर तंग करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ाते रहे और गौरी को छेड़ते रहे। गौरी परेशान हो रही थी, मगर उस दिन टीचर न होने से उन लड़कों को मजा आ गया था। बाकी जो बैठे थे उन्होंने थोड़ी देर विरोध तो किया, मगर फिर उनके न मानने पर वो चुप बैठ गए। एक ने गौरी का दुपट्टा हटा दिया तो दूसरे ने उसके बाल खोल दिए। एक ने गौरी को कुर्सी से उठने ही नहीं दिया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। गौरी की आंखों के आगे महेंद्र का चेहरा घूम गया और आंसू बहने लगे। हाथों के कसाव से उसकी कलाई पर निशान पड़ गए। वो चीखने लगी। तभी वहां दूसरे टीचर आ गए। सभी उनको आता देख अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, मगर गौरी वहां से भाग गई। शिव उसे लेने आया तो उसे वहां न पाकर परेशान हो गया। जब उसे पता चला कि क्या हुआ था तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। वो लड़के तो जा चुके थे, वरना शिव शायद उन्हें जेल भिजवा देता। वो बौखलाया सा गौरी को ढूंढने लगा। कहाँ गई होगी, उसे तो रास्ते भी नहीं पता। कहाँ होगी? कार में शिव आसपास की सभी जगह देख आया, मगर गौरी कहीं नहीं थी। शिव परेशान सा इधर उधर करीब 1 घंटे तक भटकता रहा। हर तरह के ख्याल उसके मन में आ जा रहे थे। अभी तो मन लगा था गौरी का इस शहर में, कहीं फिर से वो इसी उधेड़-बुन में वो था। तभी गौरव का फोन आया। गौरी यहाँ उड़ान में है। शिव ने हवा की तरह गाड़ी दौड़ा ली। वो बस गौरी के पास होना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके। जैसे ही वो उड़ान पहुंचा, गौरी दौड़कर उसके सीने से लग गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। शिव ने उसे कस के पकड़ लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वो रोते रोते ही कुछ कुछ शब्द दोहरा रही थी, महेंद्र महेंद्र। शिव की आंखें भर आई। उस वक्त उसे उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर वे सामने होते तो उनके सबके हाथ तोड़ देता। गौरी, बस कोई महेंद्र नहीं है यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास में। गौरव तक पानी लेकर आ गया। तुम दोनों घर जाओ, ये बहुत ज्यादा घबराई हुई है। शिव उसे लेकर घर आ गया। पूरे रास्ते गौरी खामोश थी। घर पर माँ को पता चला तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। सारा दिन गौरी माँ की गोद में सर रखे लेटी रही। माँ उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती रही। ज्यादा मत सोचो गौरी, ये दुनिया ऐसी ही है। क्यों आंटी जी, क्यों लड़कियों को चैन से जीने का अधिकार नहीं है? हर पल वो क्यों एक खौफ के साए में जीती रहे? पुरुष की उत्पत्ति स्त्री से हुई है, क्या इतनी सी बात वो समझ नहीं सकते? स्त्री अपने जीवन में कितने किरदार निभाती है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी। क्या जिससे कोई रिश्ता ना हो उसे हमेशा बुरी नजर से ही देखा जा सकता है? गौरी के सवालों का माँ क्या जवाब देती? वो समझती थी कि आजकल लड़कियां बिल्कुल भी हिफाजत से नहीं है। समाचारों में हर रोज कहीं ना कहीं स्त्री पर हुए अत्याचार की खबर होती है। इसका हल कोई नहीं निकाल पा रहा है। कानून का कोई डर नहीं है किसी को, और लड़कियों के फैसले भी खुद उन्हें लेने का अधिकार नहीं है। शिव गौरी की बातें सुन रहा था। एक वेदना थी उसकी आवाज में। बरसों से उसने अपने जीवन में यही सब तो देखा था। अगले दिन गौरी ने क्लास में जाने से इनकार कर दिया।
शिव उसके कमरे में गया जहां वो मायूस सी खिड़की में बैठी थी। शिव को फिर कुछ सूझा। तुम अपना सामान बांध लो, तुमको मैं आज ही गांव वापस छोड़कर आता हूँ। गौरी शक पका गई कि शिव अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने प्रश्न भरी आंखों से शिव को देखा। हाँ, तुम कर भी क्या सकती हो, इम्तिहान पास कर लिए बहुत बड़ी बात है, मगर आगे तुमसे होगा नहीं। तुम गांव में ही किसी स्कूल में पढ़ा लेना और जीवन भर एक सुकून से रहना कि तुम वहां हिफाजत से हो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने दायरे से आगे बढ़ोगी तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन तुम अपने आप में सिमटी रहना छुई मुई की तरह, क्योंकि तुमसे इन सब का सामना नहीं होगा। तुमको पढ़ना आता है, मगर जीवन में कभी कभी अपने लिए लड़ना भी पड़ता है और वो तुम कर नहीं पाओगी, क्योंकि तुमको कोई पागल सा महेंद्र याद आ जाएगा और फिर तुम अपने अतीत का ठेकरा लेकर बैठ जाओगी और रोते रोते हार मान लोगी। गौरी आश्चर्य से शिव को देख रही थी। पहली बार शिव उसे डांट रहा था। आंसू बहाने के सिवा तुमने सीखा ही क्या है? कभी नरेश तो कभी शिव, कोई ना कोई आ ही जाएगा तुम्हारी मदद के लिए, इसलिए तुम मुश्किलों को सामने देखकर रोकर वहां से भाग जाओगी। नहीं, तुम गांव लौट जाओ, तुमसे नहीं होगा ये सब। ऐसे क्या देख रही हो? दोपहर तक सामान के साथ तैयार रहना, हम निकल जाएंगे। अपने भैया को फोन कर देना कि दुनिया का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, इसलिए मैं वापस आ रही हूँ। तुम न तो किसी अच्छाई का सामना कर सकोगी और न ही किसी बुराई का। न तुमको उस पुरुष का सामना करना आता है जो कभी भी तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दे, और न तुम उस पुरुष का सामना कर सकती हो जिसके लिए तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे पहले है। इसलिए तुम लौट जाओ, तुमसे नहीं होगा। गौरी ने सर झुका लिया। शिव की बातें सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ गई, हाथों की मुट्ठी कस गई। वो ये क्या सुन रही है, वो भी शिव के मुंह से? क्या शिव सही कह रहे हैं? वो सोचती रही और शिव आगे कहने लगा, तुम्हें क्या लगा कि IAS केवल लिखित परीक्षा पास करने जैसा है? उसके बूते पर तुम सब कुछ पा सकोगी जो तुमने सोचा है। नहीं, इम्तिहान पास कर लेना सब कुछ नहीं होता। जीवन के प्रति आपका नजरिया भी महत्वपूर्ण है। एक उदासीन नजरिए से तुम खाक कलेक्टर बन पाओगी। तुम्हारे पास क्या होगा लोगों को देने के लिए? और विश्वास करो, ये पद जनता के लिए होता है, देश की सेवा के लिए होता है। तुम जैसी नकारात्मक रवैये वाली लड़की इस पद के योग्य ही नहीं है। उड़ान में तुमने बहुत अच्छा काम कर दिखाया, मगर माफ करना, उड़ान तुम्हें लेकर हमेशा निराश ही रहेगा। आंसू की एक लकीर गौरी के गालों पर टिक गई। शिव से जाने की तैयारी करने को कहकर चला गया। गौरी एक गहरे विचार में डूब गई। सही ही तो कह रहे थे शिव सर, आखिर रोने के अलावा क्या किया है उसने? तो क्या सही में शिव सर उसे वापस छोड़ देंगे? नहीं, जब मैंने आज तक हार नहीं मानी तो आज क्यों? सही है, इतनी बड़ी दुनिया है, हर तरह के लोग मिलते हैं। मैं इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, कभी नहीं। दोपहर तक शिव लौट आया। गौरी माँ के पास बैठी थी। माँ ने डांट कर कहा, तुम क्या छोटे बच्चे हो? जरा सी बात पर गौरी से झगड़ा कर लिया और उसे वापस जाने को कह रहे हो। शिव माँ की बात सुनकर हैरान हो गया। वो कभी गौरी की तरफ देखता तो कभी माँ की तरफ। क्या क्या देख रहा है? गौरी कहीं नहीं जाएगी, समझा। इतना बड़ा हो गया लेकिन बच्चों की तरह बात करता है। शिव ने गौरी की तरफ देखा तो उसने मुंह फेर लिया। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह गौरी क्लास में जाने को तैयार थी। आप छोड़ने चलेंगे या मैं खुद ही चली जाऊं? गौरी ने बेरुखी से पूछा। शिव हल्के से मुस्कुरा दिया। चलो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। रास्ते भर दोनों चुप ही रहे। इंस्टीट्यूट आ जाने पर गौरी उतरकर ऐसे ही चली गई, बिना शिव की तरफ देखे। कुछ देर बाद शिव चुपके से छिपकर गौरी के पीछे गया। छुपकर उसने देखा कि गौरी की क्लास में वही लड़का फिर से गौरी का हाथ पकड़ रहा था। शिव आगे बढ़ता उससे पहले ही गौरी ने एक जोर का तमाचा उस लड़के के चेहरे पर जड़ दिया। गाल पर निशान पड़ गए। शिव वहीं रुक गया और अपनी जीत पर मुस्कुराने लगा। उधर गौरी उस लड़के और उसके साथियों को डांट रही थी। डोंट यू डेयर एवर, गौरी ने इतने गुस्से में कहा कि वो लड़का वाकई डर गया। शिव थोड़ी देर बाद वहां से लौट गया। वो बात और थी कि उन दोनों लड़कों को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया
और सुना है कि दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे। गौरी अभी तक शिव से रूठी हुई थी। शिव परेशान हो रहा था। वो उसकी पसंद की आइसक्रीम भी लाया मगर उसने नहीं खाई। वो उसे अकेले में बात करना चाहता था मगर गौरी माँ के पास से उठ ही नहीं रही थी। पहली मोहब्बत में पहली बार मासूम यार का रूठना शिव को अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी, क्योंकि पूरे दिन गौरी ने उससे बात भी नहीं की थी। एक बार भी शिव सर नहीं कहा था उसे, तुम दोनों अभी तक ऐसे ही हो, झगड़ा खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? माँ ने पूछा। माँ तुम समझाओ ना इसे, मान ही नहीं रही है। शिव ने रसोई में आकर कहा। तुमने माफी मांगी क्या? माँ ने पूछा। माफी? लेकिन क्यों? अरे तूने दिल दुखाया है उसका, चल माफी मांग। शिव वहां से चला गया। देर रात गौरी पड़ रही थी जब शिव उसके कमरे में आया। सॉरी, माफ कर दो मुझे, शिव ने धीरे से कहा। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, जब मैं शिव सर होता हूँ तो ऐसे ही रहता हूँ, स्ट्रिक्ट। अभी सिर्फ शिव हूँ, तुम्हारा शिव। प्लीज माफ कर दो मुझे। अच्छा कान पकड़ लो अपने। शिव ने अपने कान पकड़ लिए। अरे क्या कर रहे हो आप? तो माफ किया, माफी की क्या बात है? आपने सही ही तो कहा था, तो फिर नाराज क्यों थी? वो तो आपने वापस लौट जाने को कहा, इसीलिए मैं ऐसे ही तुम्हें जाने भी नहीं देता, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे इंस्टीट्यूट से निकालने तक तो ठीक था, हॉस्पिटल क्यों भिजवा दिया उन्हें? गौरी ने मुस्कुराकर पूछा। शिव थोड़ा गंभीर हो गया। मेरे होते हुए कोई तुम्हें इस तरह छुएगा तो उसके हाथ तोड़ दूंगा मैं। गौरी सुनकर हैरान थी। भावनाओं में बहते दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। थोड़ी देर बाद गौरी आइसक्रीम ले आई। दोनों ने मिलकर आइसक्रीम खाई। कुछ देर फिर इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बात करके शिव अपने कमरे में चला गया। 1 महीना होने को आया था। गौरी अब पहले से काफी बदल चुकी थी। वो अच्छी लहजे में अंग्रेजी में बात कर लेती थी। उसके व्यक्तित्व में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। उसमें लोगों से बात करने का आत्मविश्वास आ गया था। डर बिल्कुल खत्म हो चुका था उसका। आजकल तो सुबह शिव के साथ जॉगिंग पर भी जाने लगी थी। शिव घर पर उसे इंटरव्यू के टिप्स सिखाता रहता और वो बड़ी लगन से सब कुछ सीख रही थी। आखिर इंटरव्यू की तारीख भी आ गई। 15 दिन बाद देश के सर्वोच्च सिविल सर्विसेज के चयन के लिए गौरी का इंटरव्यू था। ज्योति, नरेश, शिव, गौरी और उड़ान की पूरी टीम दिल थाम कर बैठी थी। शिव, नरेश और ज्योति गौरी के साथ दिल्ली चले थे साक्षात्कार के लिए। शिव ने पहले ही नरेश और ज्योति को बुला लिया था और फ्लाइट के टिकट भी करा लिए थे। घर से और उड़ान से गौरी सभी का आशीर्वाद लेकर निकली थी। उड़ान के 6 विद्यार्थी भी साक्षात्कार के लिए जा रहे थे। सभी साथ ही थे। गौरी ने शिव और इंस्टीट्यूट की मदद से काफी अच्छी तैयारी कर ली थी। उसे समझाया गया था कि बड़े अटपटे से सवाल पूछे जाते हैं और आपकी तर्क शक्ति की परीक्षा ली जाती है। कितनी ही तैयारी के बावजूद उस वक्त आपसे क्या पूछा जाएगा ये कोई नहीं जान सकता और आपका दिमाग तो उस वक्त कैसा काम करेगा उसी से आपकी मनोस्थिति, तर्क क्षमता और आपके व्यक्तित्व का आकलन होगा। आसमान को वायुयान की खिड़की से निहारती गौरी हर पल अपने आप को तैयार कर रही थी किसी भी परिस्थिति के लिए। जहाँ की मिट्टी, जहाँ की जमीन से वो आई थी और जहाँ पहुँचने का उसका सपना था, उसका फैसला होने में बस 24 घंटे ही बाकी थे। जयपुर से दिल्ली की उस 2 घंटे की यात्रा में उसे अपना अब तक का सफर याद आया। इतने सालों बाद माँ कमला और पिता मोहन याद आए। उसने एक लंबी सांस ली और विमान के नीचे उतरने की घोषणा हो गई। इंदिरा गांधी डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जब वे निकले तो नरेश, ज्योति और गौरी की आंखें चौंधी आ गई। देश की राजधानी का एयरपोर्ट कितना भव्य है, कितने लोग जो शायद हर बार विमान में ही यात्रा करते हैं। इधर उधर बस भीड़ भाग रही थी। गौरी तो जयपुर देखकर ही हैरान थी, मगर ये जगह तो उससे भी बहुत आगे थी, आधुनिक थी। शिव ने होटल पहले ही बुक करा लिया था। इंटरव्यू धौलपुर हाउस में होना था अगले दिन। रात को भोजन के बाद गौरी और शिव होटल के बगीचे में टहल रहे थे। डर लग रहा है? शिव ने पूछा। नहीं, आज डर नहीं लग रहा, बस जो होना है हो जाए। मैं अपनी तैयारी कर चुकी हूँ, बाकी सब भगवान पर निर्भर है। ऐसा ही होना चाहिए। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती रहना।
वहाँ जितने भी लोग होंगे तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा आत्मविश्वास ही परखने के लिए बैठे हैं। रात बीती और दिन हो गया। गौरी एकदम कड़क सूती सलवार कमीज में थी, बालों को आधा खुला छोड़ा था, एक छोटी सी बिंदी, एक हाथ में कंगन, दूसरे हाथ में घड़ी और चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास। इस समय गौरी शिव को इस सादे रूप में भी अप्सरा लग रही थी। हे भगवान, अगर मैंने जीवन में एक भी पुण्य कमाया हो तो उसका फल गौरी को दे दो, प्लीज उसका सिलेक्शन करा दो। शिव ने मन ही मन प्रार्थना की। कैब आ चुकी थी, सभी गौरी के साथ चल पड़े। इंटरव्यू के लिए अंदर जाने से पहले शिव ने गौरी का हाथ कसकर थाम लिया और आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा किया। करीब आधे घंटे से गौरी 15 लोगों के पैनल को उनके सवालों के जवाब पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ दे रही थी। आखिर आईएएस बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जहाँ तक हमें पता है आप एक ऐसे ग्रामीण परिवेश से हैं जहाँ आपने 12वीं भी प्राइवेट किया है। हाँ, आपकी अंक तालिका तो बहुत अच्छी है, मगर आईएएस ही क्यों, कोई और क्षेत्र क्यों नहीं? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।